नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 160 सेंटेंस पर हम अभी तक पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। 161वें सेंटेंस से इस सेशन की शुरुआत होगी। जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, उसमें लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और वो दूसरे शब्दों से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो किया गया है किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। हम एसएससी किरण पब्लिकेशन का जिस पर लिखा है 16,500 प्लस 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास पुराने या नए एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया है कि सर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, 5 सेंटेंस की वीडियो 1.5 घंटे की 2 घंटे की हो जाती है, तो स्टूडेंट्स उसको देखना पसंद नहीं करते या प्रीफर नहीं करते। तो मैं उनको बता दूं कि ये 5 सेंटेंस आपको जो लग रहे हैं कि ये केवल 5 सेंटेंस हैं और 5 सेंटेंस की वीडियो 2 घंटे की हो गई है या 1.5 घंटे की हो गई है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये केवल 5 सेंटेंस नहीं है। 5 सेंटेंस के थ्रू जो 50 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा रहा है और एक ओवरऑल ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा रहा है आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। आप इन सब चीज़ों पर भी फोकस कीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये केवल 5 सेंटेंस है और 5 सेंटेंस में 1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियो हो गई, तो ऐसा नहीं है। इन 5 सेंटेंस के माध्यम से आपके 50 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो गए और रूल को याद नहीं किया, एक्सेप्शन कोई बताया नहीं। आप इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को जितना शॉर्टन किया जा सकता है उतना मैं करूंगा, लेकिन अननेसेसरी मैं वीडियो को छोटा नहीं करूंगा और ना ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अर्निंग नहीं है, वो लर्निंग है। मैं चाहता हूं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ग्रामर को लेकर इम्प्रूव हो, उनकी समझ बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं, 161वें सेंटेंस से जो कि इस वीडियो का पहला सेंटेंस है शुरू कर लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। आई यहाँ पर आपको पता है प्रोनाउन है। अब देखिए प्रोनाउन तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन प्रोनाउन के सेंटेंसेस में कुछ फंक्शन होते हैं, आई का भी वही फंक्शन रहेगा। अब प्रोनाउन सेंटेंस में 3 फंक्शन में पॉसिबल है, 3 फंक्शन में वो आ सकता है। या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, हमें तीनों ही संभावनाओं को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी पिछले सेशंस में बता चुका हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के साथ लिख कर आते हैं। लिंकिंग वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। कौन कौन सी है लिंकिंग वर्ब, क्या है लिंकिंग वर्ब, किस तरह से फंक्शन रहता है इनका, किस तरह की स्ट्रक्चर को ये जनरेट करती हैं, इनके बाद क्या लिखा जा सकता है क्या नहीं, इस पर हम डिटेल में पिछले सेशंस में कई बार बता चुके हैं और वर्ब चैप्टर के प्ले लिस्ट में इस पर लेक्चर भी पड़े हुए हैं, आप वहां से देख लें। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर ये आई को कॉम्प्लीमेंट कहोगे आप, तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए थी। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं, मैंने लिखा सी इज अ टीचर, तो ये जो टीचर है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन है पूरक। पूरक का मतलब जो पूरा करता हो। क्या पूरा करता हो? मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। ये लिंकिंग वर्ब क्यों लगाई गई है? ये लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म है, बी लिंकिंग वर्ब है और ये बी की फॉर्म लगाई गई है इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए इस सब्जेक्ट से। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट होता तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब अवश्य लगी होती। अगर कोई लिंकिंग वर्ब इससे पहले नहीं लगी है तो इसका मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना को तो कैंसिल कर दो, निरस्त कर दो। अब देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता।
प्रोनाउन के तो केसेस होते हैं भैया, सब्जेक्टिव केस अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस अलग, डिटर्मिनर ये अलग होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन ये अलग होते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ने हमें धोखा देने के लिए गलत लिखा हुआ हो, यहीं पे वो हमारे ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग चाहता हो। तो अब इसका फंक्शन भी देख लो। तो आई अगर ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्ट होगा तो दो ही सूरतों में होगा, दो ही कंडीशन में होगा, दो ही सिचुएशन में संभव है कि कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो दो सिचुएशन है कि या तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता जब तक वो अपने बाद ऑब्जेक्ट न ले। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन, या फिर इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगी हो। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। अब जो नाउन प्रोनाउन के प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा जा रहा है उसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हो तो या तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो या प्रीपोजिशन लगी हो, इन्हीं दो सिचुएशन में आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। तो इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना प्रीपोजिशन है, ये तो सेंटेंस का पहला ही वर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी इसकी निरस्त कर दो। अब ये हुआ आपका सब्जेक्ट, यानी कि निश्चित तौर पर ही आई को सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब आगे चलते हैं। देखो 5 मिनट में मैंने सिर्फ ये बताया, 10 मिनट में मैंने सिर्फ ये बताया कि ये आई क्या हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आई पर फोकस। अब आप सोचेंगे कि सर ने तो इतना टाइम इसी आई में लगा दिया, वो टाइम दीजिए। आप देखिए चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, तभी जाकर वो एक्चुअल लेवल में उतनी इम्प्रूव हो पाती है जितना हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बताया मैंने आई के बारे में, लेकिन मैंने आपको लिंकिंग वर्ब भी समझा दी, मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब वो प्रीपोजिशन का फंक्शन भी बता दिया, मैंने आपको यही बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इस तरह से आप सोचकर चलेंगे कि 5 सेंटेंस केवल एक वीडियो में कराए जा रहे हैं और ये बहुत टाइम टेकिंग अप्रोच है। ये टाइम टेकिंग नहीं है, इसको एक बार करना है और जीवन भर के लिए आपकी इंग्लिश तैयार। टाइम टेकिंग वो तब हो जाती है जब चीज़ों को आप स्किप करने लगते हैं, जब आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करने लगते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और आप बस काम चलाने के लिए उनको पढ़ने लगते हैं, ये जल्दी से जल्दी उनको निपटाने की कोशिश करते हैं। आप इस अप्रोच से भी चलेंगे तो भी आपकी 5-6 महीने में ही इंग्लिश ख़त्म होगी। और आपकी जो अप्रोच है अवॉइड करने वाली और इग्नोर करने वाली, उस अप्रोच से भी आप 5-6 महीने 7-8 महीने में ही इंग्लिश ख़त्म करते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। वो जब अगला सेशन आता है, अगला कोई एग्ज़ाम आता है, तो फिर आपको वही अप्रोच स्टार्ट करनी पड़ती है। ये वन टाइम अप्रोच है, टाइम टेकिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन ओवरऑल ये आपके टाइम को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि ये जो आई है ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है और ये प्रोनाउन है। आगे देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब। देखिए जो विल है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो होती नहीं है, ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो 2 टाइप की होती हैं। पहली तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। अब इनको ऐसे ही प्राथमिक बोल दिया जाता है या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बस कैटेगराइज कर दिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास 3 ही होती हैं, वी, डू, हैव। अब जो बाकी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इनके इन्फ्लिक्शन है। इन्फ्लिक्शन मतलब फॉर्म, ये बेस फॉर्म है जिस फॉर्म में कोई वर्ड या कोई वर्ब या कोई भी वर्ड या कोई भी चीज पाई जाती है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। गेहूं बेस फॉर्म है, गेहूं से बना आटा, आटे से बनी रोटी, तो आटा और रोटी तो ड्राइव की गई है गेहूं से। तो बेस फॉर्म क्या है? गेहूं। मतलब जिस फॉर्म में कोई चीज पाई जाती है उसे ही बेस फॉर्म कहते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारे पास 3 ही होती हैं, बी, डू, हैव। हम इनके इन्फ्लिक्शन या ड्राइव फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे बी की कौन कौन सी फॉर्म यूज कर लेते हैं हम? इज, एम, आर, वाज, वर। पास्ट के केस में इज, एम, आर, प्रेजेंट के केस में परफेक्ट दिखाने के लिए हम बीन भी यूज कर लेते हैं। बीइंग भी यूज हो जाता है, BEING की फॉर्म है ना, वर्ब की ING फॉर्म भी। डू का कौन सा इन्फ्लेक्शन यूज करते हैं हम? डू, डज कर लेते हैं प्रेजेंट के केस में, डिड कर लेते हैं पास्ट के केस में। हैव के इन्फ्लेक्शन आपको पता है, हैज, हैव,
हैड। ठीक है, हैड पास्ट के केस में, हैज है प्रेजेंट के केस में। तो ये तीन ही है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। बाकी विल, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, ought to, ये सब मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो दो ही टाइप की जो है ऑक्सिलरी वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे हो गए मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन ये जो विल, शैल है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये यहां पर विल लग गया आई की जगह, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई की जगह देखिए शैल, आई के साथ 100 शैल आना चाहिए। आई और वी के साथ आपने हमेशा सुना होगा, आई और वी के साथ शैल आता है जब हम टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो आई और वी के साथ, क्योंकि आई और वी वो एक तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, और दूसरी बात यह कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में आई और वी के साथ शैल लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हैं, इनफॉर्मली किसी बात को कह रहे हैं, ऑफिशियल बातचीत नहीं चल रही है, एवरीडे कन्वर्सेशन चल रहा है हमारे दोस्तों से, तो हम विल भी यूज कर लेते हैं। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि विल एक मोडाल भी तो है, तो विल प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए भी या इंटेंशन को बताने के लिए भी यूज हो जाता है। प्रोबेबिलिटी तो नहीं कहूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी के लिए दूसरे वुड वगैरह यूज हो जाता है, लेकिन विल इंटेंशन को, विलिंगनेस को बताने के लिए यूज होता है। विल यूज किया जाता है इंटेंशन या विलिंगनेस को बताने के लिए। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बताना मिस कर गया, वो ये कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखवाई थी, वी, डू, है, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, डू की डू, डज, है, डू, डज, डिड, और हैव की हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी वर्ब टेंस को एक्सप्रेस करती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टेंस को एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन जो मोडाल वर्ब्स हैं, जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वो टेंस को एक्सप्रेस नहीं करती। आप किसी सेंटेंस में अगर आपके सामने मोडाल लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस टेंस में है या इस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझा देना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा शी कैन विन द मैच, ये लिखा मैंने आपके सामने। फिर मैंने यहां पर लिखा सी मे विन द मैच। फिर मैंने यहां पर लिखा शी शुड विन द मैच। ठीक है, ये लिखा मैंने यहां पर। अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि जो कैन है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और ये सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है। वो बात तो ठीक है, ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, लेकिन आप क्या इस वाले सेंटेंस का या इस वाले सेंटेंस का या इस वाले सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं सी कैन विन द मैच कौन से टेंस का सेंटेंस है, वर्ब का टेंस क्या है? मैं जब पूछता हूं सी कैन विन द मैच में ये जो वर्ब है ये कौन से टेंस में है, तो स्टूडेंट्स अक्सर कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो मेरे ख्याल से इसको ट्रांसलेट करते हैं, जीत सकती है, सकती ती है। ये आदत पड़ी हुई है हम हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इंग्लिश को ट्रांसलेट करके पढ़ा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जिन्होंने ट्रांसलेट करके पढ़ा है, ये आदत पड़ी होती है कि इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना फिर उसको हैंडल करना। तो आप क्या इसका, अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछूं तो आप क्या बता सकते हैं? वो बताने वाले कुछ कह भी देते हैं ट्रांसलेशन करके कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं आपको बता दूं कि ये इन तीनों सेंटेंसेस का कोई टेंस नहीं है, क्योंकि इनमें लगे हैं मोडाल टेंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। हाँ, स्टेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन टेंस को एक्सप्रेस वो नहीं करते हैं। वो एक्सप्रेस करते हैं इंटेंशन, मोडाल एक्सप्रेस करते हैं इंटेंशन या एटीट्यूड या मूड, किसका? स्पीकर का। देखिए कैसे, मैंने लिखा सी कैन विन द मैच, तो मैंने एबिलिटी को एक्सप्रेस किया, मैंने एबिलिटी को एक्सप्रेस किया, शी की एबिलिटी को एक्सप्रेस किया, लेकिन एबिलिटी एक्सप्रेस करने की इंटेंशन तो मेरी है। मैंने लिखा शी में विन द मैच, तो मैंने पॉसिबिलिटी बताई इस एक्शन के होने की, तो लेकिन पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने की इंटेंशन तो मेरी है,
मेरा एटीट्यूड है कि मैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहता हूं। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, शी शुड विन द मैच, तो मैंने शी को सजेशन दिया, सजेशन शी के लिए है, लेकिन सजेशन देने की इंटेंशन या मूड या एटीट्यूड तो मेरा है क्योंकि मैं स्पीकर हूं। तो ये जो मोडाल है ये इंटेंशन या मूड या एटीट्यूड बताने के लिए लगाए जाते हैं स्पीकर की या राइटर की। सी के लिए सजेशन है, लेकिन सजेशन देने की इंटेंशन स्पीकर की है, यानी कि मेरी है, चूंकि मैं बोल रहा हूं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वापस सेंटेंस पे आते हैं। हम बात कर रहे थे विल के बारे में। देखिए आई और वी के साथ शैल आना चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन अगर विल लगाया जा रहा है तो हो सकता है कि उसकी इंटेंशन या विलिंगनेस को बताने के लिए, आई की इंटेंशन या विलिंगनेस को बताने के लिए लगाया जा रहा हो, तो ये पॉसिबल है कि ये सही है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने लिखी है अगली वर्ब रिटर्न। रिटर्न जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, या यूं कह दीजिए कि ये बेस फॉर्म लिखी हुई है। बेस फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि जिस फॉर्म में कोई भी वर्ड या कोई भी चीज पाई जाती है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। अब मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ही लगाई जाती है। अब रिटर्न के मीनिंग पे जरा बात कर लेते हैं। रिटर्न का मीनिंग आपको मैं बता दूं, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं चूंकि बता देना चाहता हूं क्योंकि इसके मीनिंग की वजह से ही यहाँ सेंटेंस में एरर है, इसलिए रिटर्न का मीनिंग बताने की जरूरत पड़ रही है। वैसे तो आप रिटर्न का मीनिंग जानते ही होंगे। देखिए किसी भी वर्ड का या किसी भी वर्ब का जब मीनिंग आप जानना चाहते हैं और गूगल या डिक्शनरी वगैरह में जाते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए। आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने वाली अप्रोच को जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना बेहतर रहेगा। रिटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये रिटर्न वर्ब है। अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो है टू गो और कम बैक टू द प्रीवियस प्लेस। जो आपका प्रीवियस प्लेस था उसी प्लेस पर जाना या आना। एक मीनिंग तो ये है इसका, और दूसरा मीनिंग है इसका टू गिव समथिंग बैक टू समवन। किसी से कोई चीज ली थी आपने, उसको वापस कर दी। ये दो मीनिंग इसके मुख्य हैं रिटर्न के, और भी एक दो मीनिंग में ये आ सकता होगा तो आप डिक्शनरी कर लें, लेकिन ये दो मुख्य मीनिंग है इसमें जिसमें 99% केसेस में यूज होता है। अब वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं। देखिए आपके सामने लिखी हुई है मेन वर्ब। मेन वर्ब जब भी आपके सामने आए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली तो ये कि ये जो मेन वर्ब है लिंकिंग नेचर की है, लिंकिंग वर्ब है, या एक्शन नेचर की है। देखिए लिंकिंग वर्ब भी मेन वर्ब ही होती हैं, ठीक है, कोई उनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं आती। मैं अक्सर ये सेंटेंस अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, ये सेंटेंस लिखकर मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि यहाँ पर ये जो इज है ये क्या है, तो उनको आदत पड़ी होती है इज को, एम को, आर को, वाज वर को देखती है हेल्पिंग वर्ब बोलने की। अगर देखो ये हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्प करने के लिए आई होती, किसकी? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, तो सेंटेंस में मेन वर्ब लगी होती, कोई लगी नहीं है, इट मीन्स ये हेल्पिंग के फंक्शन में नहीं है। अब तो ये खुद ही मेन वर्ब हो रही है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ये मेन वर्ब ही होती हैं। तो जैसे ही आपके सामने कोई मेन वर्ब आती है आप ये सोचेंगे कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है। तो रिटर्न का तो मीनिंग बताया मैंने अभी आपको, इसीलिए पहले मैंने मीनिंग समझा दिया था। रिटर्न के दोनों मीनिंग आप समझ लीजिए, आपको पता चलेगा कि रिटर्न तो एक एक्टिविटी को रिफर कर रहा है, एक एक्शन को रिफर कर रहा है, जबकि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में यही डिफरेंस है। एक्शन वर्ब एक एक्टिविटी को रिफर करती है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, और लिंकिंग वर्ब केवल और केवल लिंक करने के लिए लगाई जाती है। ये सेंटेंस देखिए, शी इज अ टीचर में इज लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है। अभी अगर लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहां पर कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? सी ने क्या कोई काम किया है यहां पर? क्या कोई एक्टिविटी, कोई टास्क, कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है सी के द्वारा? जब कोई एक्शन हुआ ही नहीं है पूरे सेंटेंस में, जब कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, सी ने कुछ किया ही नहीं है, तो इसको अब एक्शन वर्ब नहीं कहा जा सकता। ये केवल और केवल लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने के लिए आई है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। इतना काम इसने कर दिया,
ठीक है। ये दूसरी जो होती हैं ये एक्शन नेचर की जो वर्ब होती हैं ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, सी वॉच्ड अ पुलिसमैन या मूवी, तो ये क्या है? ये तो एक एक्शन नेचर की वर्ब है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि एक्टिविटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, सी अंडरस्टैंड्स माई पॉइंट, तो यहां पर ये जो एक्टिविटी है ये मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, तो एक्टिविटी या एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट एक्टिविटी को ही करेगा। लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब नहीं होती है, वो एक्शन वर्ब से डिफर होती हैं क्योंकि वो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो जैसे ही मेन वर्ब आपके सामने आए, दिमाग में बातें आनी चाहिए कि ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है। मीनिंग से आपको पता चलेगा कि ये एक्शन नेचर की वर्ब है, मीनिंग से पता चलेगा। लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन नेचर की वर्ब है रिटर्न। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये एक्शन नेचर की वर्ब है, तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है या इनट्रांजिटिव एक्शन है। मतलब ये जो रिटर्न यहां पर लिखी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव एक्शन वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, और ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है नाउन या प्रोनाउन। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कोई नाउन प्रोनाउन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन प्रोनाउन को लिखवाना चाहती हैं। सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत करूं, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, सी वॉच्ड, ये सेंटेंस मैंने आपसे कहा सी वॉच्ड, तो ये सेंटेंस सुन के ही तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट। तो ये जो व्हाट क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बना, या आपके दिमाग में जो व्हाट आया वो इसीलिए आया क्योंकि मैंने इसका मीनिंग अधूरा छोड़ दिया, मैंने इसका मीनिंग कंप्लीट ही नहीं किया जब आपको ये सेंटेंस कन्वे नहीं किया, और इसी वजह से ये सेंटेंस एक इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ है, और वो इनकम्प्लीट मीनिंग है उस व्हाट के रिप्लाई की वजह से। मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद व्हाट का रिप्लाई चाहती है। अब अगर मैं व्हाट का रिप्लाई लिख दूं, यहां पर लिख दूं सी वॉच अ मूवी या अ गर्ल या अ डॉक्टर, कुछ भी, तो ये जो व्हाट का रिप्लाई मैंने लिखा है ये इसके मीनिंग को कंप्लीट करता है और सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पा रहा है। तो जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहती हैं उन्हें ही कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। हुम पर्सन के लिए, जैसे यहां ये क्या है, गर्ल पर्सन हो गया, और व्हाट थिंग्स के लिए। ठीक है, आप अगर ये सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आपने कहा किसी से सी सेड, आप किसी से कहकर देखिए सी सेड, या मैं आपसे कहता हूं सी सेड, तो क्या सी सेड एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है? नहीं कर रहा है। सी सेड बोलते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, और वो क्वेश्चन मार्क बनेगा व्हाट से रिलेटेड, कि उसने कहा, क्या कहा उसने। तो ये जो व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क बन रहा है आपके दिमाग में, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद वो व्हाट का रिप्लाई लिखा होना चाहिए था, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए था। इसी व्हाट के रिप्लाई को ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है, और ये कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इसके बाद वो व्हाट का रिप्लाई लिखा होना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, मैंने बोला नहीं, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क बना। तो ऐसी वर्ब जो अपने बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहती हैं वही ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती हैं। मतलब ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट लिए, या यूं कहिए कि बिना किसी नाउन प्रोनाउन के लिए अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। इतनी बात समझ गई हो तो वापस आते हैं। अब देखिए जो रिटर्न जो वर्ब है इसका मीनिंग मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया था, यहां पर इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। ये मीनिंग आपके इसके दोनों पढ़ेंगे तो ये एक मीनिंग में ट्रांजिटिव हो रही है और एक मीनिंग में इंट्रांजिटिव। देखिए ये वाला जो मीनिंग है इसका, यहां पर ये ट्रांजिटिव हो रहा है, भाई गिव समथिंग बैक, तो किसी को कुछ दोगे तो जो चीज दोगे वापस उस मीनिंग में तो ये ट्रांजिटिव होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा शी, या ऐसे लिख देता हूं, व्हेन
विल यू रिटर्न माई बुक्स, क्वेश्चन मार्क, है ना। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक्स, तो ये रिटर्न क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब वो नाउन फ्रेज लिखी हुई है। भाई जब रिटर्न करोगे किसी को कोई चीज, तो जो चीज रिटर्न करोगे या जो चीज गिव करोगे वापस, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गई, इस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन टू गो और कम बैक टू द प्रीवियस प्लेस के मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव है। और ऐसी आपको बहुत सारी वर्ब मिलेंगी जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग में ट्रांजिटिव हो सकती हैं और किसी दूसरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग में वो इंट्रांजिटिव हो सकती हैं। सेम मीनिंग में भी कुछ वर्ब ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। एम्बी बना है एम्बीवैलेंट वर्ड से, इसको पोर्टमैंटो बोलते हैं। इस प्रोसेस को पोर्टमैंटो बोलते हैं, दो शब्दों के किसी भाग से मिलाकर एक शब्द बनाना। एम्बीवैलेंट से निकाला एम्बी, एम्बीवैलेंट का मतलब अनसर्टेन। जब प्रीवियस ईयर के वोकैब का रट्टा मारोगे तो एक वर्ड आएगा एम्बीवैलेंट। उस एम्बीवैलेंट का मतलब होता है अनसर्टेन, अनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, जो पक्का ना हो। तो एम्बीवैलेंट का लिया एम्बी और ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव लिया। एम्बी ट्रांजिटिव मतलब जिस वर्ब का ट्रांजिटिव होना अनसर्टेन हो, जो ट्रांजिटिव हो भी सकती हो कंटेक्स्ट और सिचुएशन मीनिंग के हिसाब से, और जो ट्रांजिटिव ना भी हो सकती हो कंटेक्स्ट, सिचुएशन और मीनिंग के हिसाब से। तो ये एक ऐसी वर्ब है जो इस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो जा रही है, लेकिन इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव हो जा रही है। भाई गो और कम बैक तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। जब उसके मीनिंग में ही इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो खुद उसका मीनिंग भी इंट्रांजिटिव होना चाहिए। अब मैंने यहां पर लिखा व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। यहां पर ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन हमें लिखना पड़ा अगर हमें दिल्ली नाउन लिखना था तो, और इसी काम में आते हैं प्रीपोजिशन। तो रिटर्न ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है, दोनों अलग अलग मीनिंग में। कुछ वर्ब्स ऐसी भी आपके सामने आएंगी जो सेम मीनिंग में, एक ही मीनिंग में ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख देता, सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। यहां पर ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, क्योंकि इसके बाद व्हाट का रिप्लाई लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं सी रीड्स डेली, अब ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। ये नहीं बताया गया कि क्या पढ़ती है, बस पढ़ने की आदत है, डेली पढ़ती है, जो मिल जाए पढ़ने लगती है, जो उसको पसंद हो। यहां पर ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। मैं ऐसे भी लिख सकता था, सी रीड्स लाउडली। अब ये जो लाउडली है मैंने एडवर्ब मैनर लगा दिया, एडवर्ब मैनर लगा दिया, वो तो इसका मैनर बताने के लिए लगा दिया मैंने कि किस मैनर में ये एक्टिविटी होती है। लेकिन वर्ब तो अभी भी इंट्रांजिटिव नेचर की है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं रहा, लगाया ही नहीं हमने। तो मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ ये ट्रांजिटिव है, यहाँ ये इंट्रांजिटिव है। तो सेम मीनिंग में भी कुछ वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती है, एम्बी ट्रांजिटिव कहा जाता है ऐसी वर्ब्स को। वापस आते हैं सेंटेंस पे। ये जो सेंटेंस में आपके सामने वर्ब लिखी हुई है रिटर्न, आप देख के बता सकते हैं कि किस मीनिंग में यूज हुई है। आई विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, तो यहां पर गो और कम बैक के मीनिंग में यूज हुई है रिटर्न। तो इट मीन्स यहां पर ये क्या होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन होना चाहिए। इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन होना चाहिए तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, और आ भी नहीं रहा। अब ये जो बैक है, ये देखिए क्यों लगाया गया है, बैक लगाया गया है ओरिएंटेशन बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, बैक बैकवर्ड की ही शॉर्ट फॉर्म है, और बैक एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। बैक यहां पर एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बताने के लिए यूज हो रहा है। एडवर्ब कई फंक्शन में आ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं रिटर्न के बारे में, ये रिटर्न का जो मीनिंग है, रिटर्न का जो मीनिंग है उसके मीनिंग में ही बैक है, यहां पर भी बैक है, यहां पर भी बैक है।
तो जब रिटर्न के मीनिंग में ही बैक है, रिटर्न के मीनिंग ही ऐसा है कि उसमें बैक या उस ओरिएंटेशन या डायरेक्शन का मीनिंग निहित है, इंक्लूडेड है, तो रिटर्न के साथ अलग से बैक लगाने की जरूरत थोड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि रिटर्न के साथ बैक या अगेन जैसे वर्ड नहीं लगाए जाते। और ऐसी आपके पास और भी वर्ब है, जैसे मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपके सामने, ये लिखा रिटर्न, रिसीड, रीगेन, रिकवर, रेजुविनेट, रीअप्लाई, रीसबमिट। अब देखिए इन सारी की सारी वर्ब में और भी हो सकती हैं ऐसी, मुझे तो जितनी ध्यान आती गई मैंने लिखवा दी, बोर्ड थोड़ी ना भरना है इन्हीं वर्ब से। अब ये सारी की सारी जो वर्ब है इनमें जो आर ई प्रीफिक्स लगाया गया है, आर ई प्रीफिक्स जो इनमें लगाया गया है, ये आर ई प्रीफिक्स इन वर्ब्स में बैक या अगेन के मीनिंग को ऐड करने के लिए ही लगाया गया है। अप्लाई का मतलब आप जानते हैं, उसमें आर ई लगा दिया मतलब अप्लाई अगेन। रीगेन का मतलब, गेन का मतलब आप जानते हैं, उसमें आर ई प्रीफिक्स लगा दिया तो इसका मतलब हो गया गेन अगेन। ठीक है, तो इसमें जो आर ई प्रीफिक्स इन वर्ब्स में लगाया जाता है, ये बैक, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो, प्री का मतलब जो स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया हो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया हो। तो आर ई जो लगाया जाता है इन वर्ब्स में, ये बैक या अगेन के मीनिंग को ऐड करने के लिए ही लगाया जाता है। तो बैक और अगेन का मीनिंग आपने आर ई वर्ड लगा के, आर ई प्रीफिक्स लगा के ऐड कर दिया, तो अब उसके साथ दोबारा बैक या अगेन लगाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, तो ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, ये तो गलत हो गया। इतना सेंटेंस सही हो गया, आई विल रिटर्न। अब देखिए इन 5 मिनट्स क्या लगी है, ये आ गया इन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ जो नाउन या नाउन फ्रेज होता है या कोई प्रोनाउन होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्चुअली में प्रीपोजिशन लगाए ही इसलिए जाते हैं, हम इनको हटा दें, अगर यहाँ पर सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इन यहाँ पर नहीं है, तो क्या 5 मिनट्स ऐसे लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। एक नाउन फ्रेज को जोड़ना है, अगर किसी सेंटेंस में या किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना है, तो हमें प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और प्रीपोजिशन इसीलिए लगाए जाते हैं, प्रीपोजिशन लगाया जाता है सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। तो जिस नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन जोड़ते हैं उन्हें ही इसका ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब देखिए ये प्रीपोजिशन हो गई, 5 मिनट्स एक नाउन फ्रेज हो गई, मिनट्स नाउन, और 5 हो गया उसके लिए डिटर्मिनर या न्यूमरल। अब ये जो 5 मिनट्स नाउन फ्रेज है इन प्रीपोजिशन है, लेकिन इन 5 मिनट्स क्या है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको स्टूडेंट्स कह देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी है, ये तो इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज लिखी जाती है, लगाई जाती है, इवन कोई कोमा भी लगाया जाता है, तो उसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के आधार पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी तय हो जाता है। आप या मैं तय नहीं करते कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये निर्धारित करता है उसका फंक्शन कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना है। तो इन 5 मिनट्स जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है इस वर्ब के टाइम को बताना। अगर वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और वर्ब का टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपके सामने लिखी हुई है एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज, यानी कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो इसकी आइडेंटिटी है, लेकिन इसका फंक्शन है या इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज का। ठीक है, ये हो गया आपके 161 सेंटेंस। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए आपको चाहे ये अप्रोच कितनी भी टाइम टेकिंग लग रही हो, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ये फुल प्रूफ अप्रोच है। गलती की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, उसका फंक्शन देखना है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को वो वर्ड कैसे प्रभावित कर रहा है ये देखना है, और ओवरऑल कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग जनरेट किया जा रहा है ये देखना है, और आपकी ग्रामर से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म। एक बार आपको 5-6 महीने तक इस अप्रोच को अडॉप्ट करना है, अपनाना है, और घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें।
शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग होने के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव हो रही है ये भी तो सोचिए। आपने 5-6 महीने 7 महीने भी लग जाएंगे किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट जिसे 3 महीने में 4 महीने में कर लेगा पूरा, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 7 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इसको कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपकी इंग्लिश से रिलेटेड जो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतर जाना है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई आता है उससे 3-4 महीने पहले आप रूल्स रेगुलेशन का रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। देखिए जो रूल, मैं आपको अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं मेरे, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरी इस चैनल की, उसमें बता चुका हूँ कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ना, मैं इन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये वो रटे रटाए या वो बने बनाए फॉर्मुलेशंस हैं जो आपको याद करा दिए जाते हैं, आपको रटा दिए जाते हैं। ये होता है, ये मान लो, इसके बाद ये लिखा जाता है, ये मान लो। जब आपने मानना शुरू कर दिया तो आप जानने और समझने को छोड़ने लगते हैं, और इंसान की जो उत्पत्ति है वो जानने समझने की वजह से हुई है, वो मानने की वजह से नहीं हुई। ये जो मानने वाली अप्रोच है, रूल नंबर 15, इसके बाद ये लिखा जाता है मान लो। इस अप्रोच को आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी ही आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने लगेगी। जब आप जानना और समझना शुरू कर देते हैं, जब आप क्यों लगाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और जब आप क्यों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तब आपको लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग इंप्रूव हो रही है। तो इसी तरह की अप्रोच आपको रखनी है। चलिए 162वें सेंटेंस पर अब बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए जो आइदर वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये डिटर्मिनर के फंक्शन में है। और मुझे कैसे पता चला डिटर्मिनर के फंक्शन में है? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा लिखी हुई नाउन फ्रेज लिखी है। ये ऑफिसर नाउन हो गया और एन भी एक डिटर्मिनर है। ओवरऑल एन ऑफिसर एक नाउन फ्रेज है, फ्रेज ही कहूँगा मैं। नाउन तो केवल ये वर्ड है, ये दोनों वर्ड मिलके तो एक फ्रेज हो गए। और नाउन फ्रेज इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाउन इसका मुख्य वर्ड है, डिटर्मिनर तो नाउन के लिए आया है। ये हो गई नाउन फ्रेज। तो अगर नाउन फ्रेज से पहले आइदर लगा हुआ है तो ये डिटर्मिनर हो गया। और हो गया आपके पास कंजंक्शन। देखिए जो और है ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। चलिए इस पर बात कर ही लेते हैं, आइदर और पर बात कर ही लेते हैं। 5-10 मिनट लगेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन काफी कॉन्सेप्ट्स आपके एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। देखिए जब भी आपको आइदर और या नाइदर नोर मिलते हैं, आइदर के बाद कोई और वर्ड या कोई फ्रेज लिखी रहेगी, फिर ये और कंजंक्शन रहेगा, फिर कोई वर्ड या कोई फ्रेज यहाँ पर लिखी रहेगी। ऐसे ही आपके साथ नाइदर नोर में रहता है। नाइदर के साथ नाइदर लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कोई वर्ड या कोई फ्रेज लिखी रहेगी, फिर यहाँ पर नोर लिखा रहेगा। बस ये नेगेटिव मीनिंग को जनरेट करता है। आइदर और का नेगेटिव वर्जन है नाइदर नोर। नोर कंजंक्शन लिखा रहेगा और यहाँ पर कोई वर्ड या फ्रेज लिखी रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों वर्ड हैं और या नोर, ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में भी ये कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेट नेचर के वो कंजंक्शन होते हैं जो को ऑर्डर की या सेम ऑर्डर की या सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो कोऑर्डिनेशन में हो, और कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर्स या कोई चीज़ें तभी रह सकती हैं जब वो बराबर लेवल पे हों। नाउन के साथ कोऑर्डिनेशन में रह सकता है, नाउन प्रोनाउन के साथ कोऑर्डिनेशन में रह सकता है, क्योंकि प्रोनाउन का काम भी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन का काम भी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनना। एडजेक्टिव के साथ कोऑर्डिनेशन में रह सकता है, एडवर्ब के साथ कोऑर्डिनेशन में रह सकता है। लेकिन क्या एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ कोऑर्डिनेशन में रह सकता है? नहीं। एडजेक्टिव का फंक्शन अलग होता है, नाउन को मॉडिफाई करना। एडवर्ब का फंक्शन अलग होता है। तो दोनों वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं रह सकते। कोऑर्डिनेशन का मतलब सेम रैंक की स्ट्रक्चर हो, सेम लेवल पर हो, सेम फंक्शन उनका हो। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं कि ये जो कंजंक्शन है और नोर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, जो सेम फंक्शन में हो, जो सेम स्टैंडर्ड पे हो। जैसे कि और भी कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट, फैन बॉयज लिखा दिया जाता है। ग्रामर्स ने ये अप्रोच ये बना रखा है, शॉर्टकट समझ लो, जो भी समझ लो। एफ का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब हो गया एंड, एन का मतलब हो गया नोर,
बी का मतलब हो गया बट, ओ का मतलब हो गया और, बाई का मतलब हो गया येट, एस का मतलब हो गया सो। ये है आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, फैन बॉयज। ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये को ऑर्डर की यानी कि सेम ऑर्डर की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। नाउन को नाउन से जोड़ेगा, नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शन में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बन पाते हैं। ये तो बात इतनी तय हो गई। अब देखो ये कंजंक्शन, ये तो हो गए कंजंक्शन दोनों, और नोर। लेकिन ये जो आइदर और नाइदर वर्ड हैं, ये डिटर्मिनर भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब ये कैसे डिटर्मिनर हो सकते हैं और कैसे एडवर्ब? आप एक बात सोचिए, अगर कंजंक्शन दो नाउन फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, भाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं इनके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं और क्लोजेस को भी जोड़ देते हैं। आपने कई बार देखा होगा एंड से क्लोजेस भी जुड़ी रहती हैं और फ्रेजेस भी जुड़ी रहती हैं और वर्ड्स भी जुड़े रहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैंने लेक्चर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया करता हूँ। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि किसे फ्रेज कहते हैं, किसे क्लोज कहते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होती हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या होती हैं, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। वो लेक्चर आप देख लें, हाईली रिकमेंडेड लेक्चर्स हैं ये। फिलहाल आप हमारे डिस्कशन पे यहाँ आते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसी नाउन को जोड़ रहे हैं तो यहां भी नाउन लिखा होगा, यहां भी नाउन लिखा होगा। अब अगर ये वर्ड नाउन से पहले लिखा होगा फिर तो इसको डिटर्मिनर ही कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर किसी वर्ब को जोड़ रहे हैं तो यहां पर भी वर्ब लिखी होगी, यहां पर भी वर्ब लिखी होगी। अब अगर ये वर्ड आइदर और नाइदर वर्ब से पहले लिखे हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया, फिर तो इनको एडवर्ब कंसीडर किया जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर किसी एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं, किसी एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ रहे हैं, फिर तो यहां भी एडजेक्टिव लिखा होगा। तो ये वर्ड अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आ रहे हैं तो भी इन्हें एडवर्ब कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा इनका डिटर्मिनर या एडवर्ब होना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये जो और एंड नोर लगे हुए हैं, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ड को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंजंक्शन पे ध्यान देना है कि कंजंक्शन किससे पहले लगा है। नाउन से पहले लगा है तो ये नाउन को जोड़ रहा है और वो डिटर्मिनर होगा। वर्ब या एडजेक्टिव से पहले लगा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो ये वर्ब और एडजेक्टिव को जोड़ रहा है और वो एडवर्ब होगा। इतनी बात हमने इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझ ली, आइदर और नाइदर नोर के बारे में। अब आप ये समझिए कि और कंजंक्शन इस्तेमाल कब होता है। देखिए, और के मीनिंग की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट अ बाइक एंड अ कार, फिर यहां पर मैंने लिखा आई वांट अ बाइक और अ कार। देखिए, ये जो एंड है ना, ये प्लस के सेंस को जनरेट करता है। प्लस के सेंस को जनरेट करने से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो वो चाहता है या फिर जहाँ जो उसकी डिज़ायर है, वो डिज़ायर है यहाँ पर दोनों चीज़ की, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। 1+1 मतलब उसको दोनों यूनिट चाहिए, यानी कि बोथ उसको चाहिए, उसको बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये प्लस के सेंस को जनरेट करता है। लेकिन ये जो और कंजंक्शन है ना, ये ऑल्टरनेट बताने के लिए यूज होता है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए, ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए यूज होता है कि या तो मुझे ये चाहिए या फिर ये चाहिए। इट मीन्स कि ये दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं करता। देखिए, रिफर तो दो यूनिट्स को किया जा रहा है, लेकिन कंसीडर एक बार में एक ही चीज को किया जा रहा है, एक ही यूनिट को किया जा रहा है। या तो इसे कंसीडर कर लो या फिर इसे कंसीडर कर लो, दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं करना है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए या ऑल्टरनेट चीजों को जोड़ने के लिए और कंजंक्शन को या नोर कंजंक्शन को लगाया जाता है। नोर नेगेटिव मीनिंग को जनरेट करता है, और करता है पॉजिटिव मीनिंग को जनरेट। ठीक है, तो रेफरेंस तो दो यूनिट्स का है, लेकिन कंसीडर एक बार में एक ही को किया जाएगा। इसीलिए जब आप इनको सब्जेक्ट्स बनाकर यूज कर लेते हैं, अभी तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, वांट ट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट्स बनाकर यूज करूं, जैसे मैं लिखूं राम एंड राधा लिव्स टुगेदर, इस सेंटेंस को आप देखते ही गलत कह दोगे। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा कि सर ये जो एंड है प्लस के मीनिंग को जनरेट करता है, मतलब एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, दो पर्सन होकर हो गए, तो हम दोनों यूनिट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम दोनों यूनिट्स को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों नाउन्स को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो ये तो दो यूनिट हो गई, दो हो गए, मतलब दो का मतलब मोर देन वन, प्लूरल हो गया। तो आप सर वह प्लूरल के हिसाब से लगाओ ना, आप ये कह देंगे, आप ये बात जानते हैं। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हो राम और राधा वर्क्स हियर, या वर्क हियर लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे यहां पर? देखिए यहां पर रेफरेंस तो अभी भी दो पर्सन का ही है, लेकिन कंसीडर एक बार में एक ही को करना है। इसको कंसीडर करोगे तो इसे छोड़ दोगे, इसको कंसीडर करोगे तो इसे छोड़ दोगे। तो कंसीडर एक बार में चूंकि एक ही को करना है, इसीलिए यहां पर मीनिंग किसका आएगा? सिंगुलर का मीनिंग आएगा। और यहां पर क्या लगाया जाना चाहिए? वर्क्स लगाया जाना चाहिए, राम और राधा वर्क्स हियर। ठीक है, इतनी बात हो गई एंड और के बारे में, यानी कि और किस तरह का मीनिंग जनरेट करता है, इसका क्या फंक्शन होता है। अब जरा वापस अपने सेंटेंस पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट। अब देखिए ये जो एन असिस्टेंट है ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, लेकिन और कंजंक्शन का नेचर ऐसा है कि एक बार में एक ही को कंसीडर किया जाएगा। अब चूंकि यहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है, तब तो आप किसी को भी कंसीडर कर लो, वर्ब लगाओगे आप इजी, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन अगर यहां पे प्लूरल हो, यहां पे सिंगुलर हो, या यहां पे प्लूरल हो और यहां पे सिंगुलर हो, यहां पे भी प्लूरल हो, यहां पे भी प्लूरल हो, भाई सेंटेंस में आपके दोनों सिंगुलर थे, तब तो आपने डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक बार में एक ही को कंसीडर करना है। चाहे उसको कंसीडर करोगे तो भी इज लगाओगे, इसको कंसीडर करोगे तो भी इज लगाओगे। लेकिन सिनेरियो बदल भी तो सकता है, हो सकता है यहां पर कोई प्लूरल नाउन लगाओ, यहां पर कोई सिंगुलर नाउन लगाओ, यहां पर सिंगुलर लगाओ बट यहां पर प्लूरल लगाओ, यहां पर भी प्लूरल हो, यहां पर भी प्लूरल हो। तो अब इस दूसरे वाले सिनेरियो में अगर इसे कंसीडर करोगे तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, इसे कंसीडर करोगे तो सिंगुलर के हिसाब से आनी चाहिए। उसी प्रकार से तीसरे सिनेरियो में इसे कंसीडर करोगे तो सिंगुलर के हिसाब से आनी चाहिए, इसे कंसीडर करोगे तो प्लूरल के हिसाब से आनी चाहिए। अगर इसे कंसीडर करोगे तो भी प्लूरल आनी चाहिए, इसे कंसीडर करोगे तो भी प्लूरल। मतलब इस सिचुएशन में तो आप आर ही लगाओगे। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस का क्या, इन दोनों कंटेक्स्ट का क्या, जहां पर एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो रहा है। तो यहां पे इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, कि ये कन्फ्लिक्ट ना हो कि आपने इसको कंसीडर कर लिया तो आप प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं, और अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप सिंगुलर के हिसाब से, और ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे इसके सिंगुलर के हिसाब से और यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से। तो ये कन्फ्लिक्ट ना हो, इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ग्रामेरियंस का ऐसा कहना है कि जो बाद वाला नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बाद वाले नाउन को कंसीडर करके चलेंगे आप। मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दें, यहां पर जो ये बाद वाला और कंजंक्शन से जो जुड़ा हुआ है, जो बाद वाला लिखा हुआ है, जो वर्ब के सबसे करीब है, जो वर्ब के सबसे करीब है, उस वाले नाउन को कंसीडर करके चलेंगे आप। उस नाउन को कंसीडर करना प्रीफर समझेंगे आप, प्रीफर करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर अगर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से इज आनी चाहिए, और यहां पर प्लूरल है तो आर आनी चाहिए। ठीक है, केवल और केवल इस नाउन को ही कंसीडर, या इस फ्रेज को या इस वर्ड को ही कंसीडर किया जाता है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपके सामने, आइदर और वाली। और ऐसा इसलिए प्रीफर किया होगा ग्रामरियन ने, देखिए हर बात उतना रूल्स या रेगुलेशन के हिसाब से सीखनी जरूरी नहीं है। सीधे सीधे समझिए कि जब आप ये सेंटेंस किसी को कन्वे करोगे, आप जब ये सेंटेंस किसी को बोलोगे, तो ये वाला जो फ्रेज है ये बाद में बोला जाएगा, और जो चीज़ बाद में बोली जाती है वो सुनने वाले के दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टिक करती है, क्योंकि वो फ्रेश होती है, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। तो बाद वाले फ्रेज को प्रेफरेंस देना
इसी वजह से बाद वाले फ्रेज को प्रेफरेंस इसी वजह से दिया गया होगा क्योंकि ये लिसनर को सुनने में वर्ब के करीब लगती है और ये ज़्यादा स्टिक करती है उसके दिमाग में, तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि ये इस वाली फ्रेज को कंसीडर किया जाए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए सिंगुलर और प्लूरल अगर ये बाद वाला है तो आप इसी के हिसाब से वर्ब लगाइए, चाहे वहाँ पर कुछ भी हो। ये हो गया आपका आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट इज यहाँ पर देखिए लिंकिंग वर्ब लग रही है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर, मेन वर्ब होती है ये भी, और ये लग रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड। ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ये तो बी है ना, बी की तो फॉर्म लग रही है, ये बी की फॉर्म है, मेन वर्ब है ये भी, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते आप इसे, है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर किया जा सकता है, इसको मेन वर्ब भी कंसीडर किया जा सकता है। एक्चुअली में जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सिनेरियो बनता है, ये दो सिनेरियो यहाँ पर जनरेट होते हैं, पैसिव वॉइस भी जनरेट होता है और लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव भी जनरेट होता है। तो आप इसको लिंकिंग वर्ब तो कंसीडर कर नहीं सकते यहाँ पर, इसको यहाँ पर आप पैसिव का सिनेरियो ही कंसीडर करेंगे। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव कंसीडर बन रहा है, उस सिचुएशन में इसको हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब मान लेंगे कि ये जो है लिंकिंग वर्ब है, फिर ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ऐसा सेंस यहां पर बन नहीं रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं बता चुका हूं पिछले सेशंस में भी कई बार कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर को कहां पे लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव कंसीडर करना चाहिए और कहां पर पैसिव वॉइस कंसीडर करना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आएगा यहां पर एरर आएगी तो दोबारा डिस्कशन होगा। फिलहाल ये हो गया आपका 162 सेंटेंस। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, नो एरर। आसान सेंटेंस है ये तो सभी ने कर लिया होगा। देखिए आई लगा है प्रोनाउन, आपको सबको पता है सब्जेक्ट की फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट नहीं कहा जा सकता इसको क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। हैव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट को दिखाने के लिए, परफेक्ट स्टेट को बताने के लिए, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब ये सीन एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। अब यस्टरडे को अगर आप देखेंगे तो यस्टरडे है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करते हैं सेंटेंस का या वर्ब का टेंस। देखिए वर्ब का टेंस क्या है, या मेरे इस चैनल पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है टेंस प्लेलिस्ट का, टेंस चैप्टर की प्लेलिस्ट का पहला ही लेक्चर है व्हाट इज टेंस। टेंस जब मैं पूछता हूं क्या है तो स्टूडेंट कह देते हैं काल, वो तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। क्या टेंस का डेफिनेशन है, टेंस है क्या? देखिए टेंस का मतलब है वर्ब की फॉर्म। वर्ब जब टाइम का रेफरेंस देने लगती है, जब हम किसी वर्ब को देखकर टाइम का पता लगाने लगते हैं, या जब वर्ब की फॉर्म टाइम का रेफरेंस देने लगती है, वर्ब की कोई फॉर्म टेंस के बारे में बताने लगती है, टाइम के बारे में बताने लगती है, तो उसको टेंस कहा जाता है। जैसे मैंने कहा सी इज स्टूपिड, आप क्या कहोगे? इसे प्रेजेंट टेंस में है। कैसे कहा आपने सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है? वर्ब को देखकर, वर्ब को ऑब्जर्व करके ही तो आप कह पाए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। मैंने कहा आपसे इसका टेंस चेंज कर दो, मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो और आपने वर्ब चेंज कर दी। मैंने आपसे कहा कि इसका सेंटेंस का टेंस चेंज कर दो और आपने इसका वास कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ब ही तो टेंस है। एक्चुअली में वर्ब टेंस नहीं है, वर्ब की वो फॉर्म जो टाइम को रेफरेंस दे या टाइम को रिफ्लेक्ट करने लगे, टाइम के बारे में बताने लगे, उसको टेंस कहा जाता है। तो ये जो बी की दोनों वी की फॉर्म है, ये प्रेजेंट का रेफरेंस दे रही थी, ये पास्ट का रेफरेंस दे रही थी, इन्हीं को टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये वर्ब का टेंस बता देते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा है जो कि पास्ट का टाइम है,
पास्ट का अगर टाइम है तो वर्ब का टेंस भी उसके बैलेंस में होना चाहिए। तो यहां पर हैव सीन नहीं, यहां पर सॉ लिखा जाना था। 163 हो गया आपके सामने सेंटेंस, और ये है 164। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। टीचर आपको पता है नाउन है, कॉमन नाउन है। द आपके पास आर्टिकल हो गया, आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं और ये डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं नाउन को। ओवरऑल ये जो सामने आपकी लिखी हुई है ये नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। कॉम्प्लीमेंट ये तब होगा जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो, वो लगी नहीं है। ऑब्जेक्ट ये तब होगा जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती है और उस ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो रहा होता। इट मीन्स अब तो आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्जेक्ट। आगे लिखी हुई है वर्ब टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मेन वर्ब है। अब ये देखिए मेन वर्ब है तो ये एक्शन नेचर की वर्ब है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो इस पर बात होनी चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक्चुअली में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। भाई टोल्ड अगर बताया तो क्या बताया है ना, वो किसको बताया। एक्चुअली में ये ट्रांजिटिव में भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा शी गेव मी सम मनी। अब देखिए जो गेव वर्ब है, मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। अब इसके बाद एक तो ये प्रोनाउन लिखा है, एक ये नाउन फ्रेज लिखी है। अब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इसीलिए उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या है, अगर ये कोई एडिशनल नाउन फ्रेज होती तो इसे जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती, लेकिन ये तो सेंटेंस में ऐसे ही लिखी हुई है। वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये भी इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 1 कह लो, इसको कह लो ऑब्जेक्ट 2, या इसको 1 कह लो या इसको 2 कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वर्ब का मीनिंग ऐसा है जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट ले लेती है। क्या दिया, किसको दिया। ऐसी और भी वर्ब है, लैंड, पे, बोरो, सेंड, गिफ्ट, इसी नेचर की वर्ब है। इनके सबके बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, और भी हो सकती हैं। इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ग्रामरियन इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं, इसको कह देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मेन बात आपकी ये है कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले रही है, और अगर दो ऑब्जेक्ट ले रही है तो इसको कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसके विपरीत होती हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा सी लाइक कॉफी, तो ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, मैं इसकी जगह यू भी लिख सकता था। ये कॉफी तो हो गया थिंग, जो थिंग्स होती हैं वो वाट का रिप्लाई होती हैं। सी लाइक्स वाट कॉफी। ये जो पर्सन होते हैं ये यहां पर क्या लिख रहा है, यू, पर्सन, ये हुम का रिप्लाई होते हैं। सी लाइक्स हुम यू, है ना, हुम का मतलब किसको, सी लाइक्स हुम यू। तो ये जो लाइक्स वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने ऑब्जेक्ट के रूप में थिंग्स को भी ले सकती है, पर्सन को भी ले सकती है, लेकिन लेगी एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट। चूंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट अपने बाद में ले पाती है तो इन्हें कहा जाता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब सिंगल। ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिनका इफेक्ट किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर, किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन पर ट्रांसफर होता हो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसके विपरीत है डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। अब देखो मैंने आपके सामने लिखा सी
सैड टू मी, और यहां पर कोई क्लोज है, चलो लिख देते हैं यू आर वेलकम। आप क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हुए सी का टोल्ड कर देते हैं, मी कर देते हैं, डैट लगा देते हैं, डैट कंजंक्शन लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर तो इन्वर्टेड कोमास लगा के इसको अलग किया गया था, इसलिए डैट कंजंक्शन की जरूरत थी नहीं। लेकिन आपके सामने जो सैड वर्ब है ये एक मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है, और वो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसका ये क्लोज। व्हाट का रिप्लाई, यही तो कहा उसने, सी सेड व्हाट। थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा भी सकते हैं, कई सेंटेंस में तो आपको ये हटा हुआ मिलता होगा। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन व्हाट का रिप्लाई है। सी सेड व्हाट, यू आर वेलकम। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये नाउन क्लोज हो गया। नाउन क्लोज इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको नाउन कहा जाना चाहिए, चूंकि ये क्लोज है तो नाउन क्लोज। इसकी जगह ओके भी लिख सकते थे आप, फाइन भी लिख सकते थे, सी सेड फाइन, और लिख के इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते, ओके लिख के इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते, क्योंकि डैट कंजंक्शन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सैड है मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव है व्हाट के रिप्लाई के लिए, होम के रिप्लाई के लिए, यानी कि पर्सन के लिए इंट्रांजिटिव है। जब मैंने लिखा मी यानी कि पर्सन, तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो टोल्ड वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, मतलब ये होम के रिप्लाई के लिए भी ट्रांजिटिव है, होम का रिप्लाई यानी कि पर्सन को भी अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है, और ये व्हाट के रिप्लाई के लिए भी, व्हाट के रिप्लाई के लिए भी यानी कि उस थिंग्स के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए भी ट्रांजिटिव है। आप यहां पर लिख सकते हो यू आर वेलकम को कन्वर्ट करके। तो कहने का मतलब ये है, आप क्या लिखोगे, आई वर वेलकम वाज। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोल्ड वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन भी आ जाएगा और वो व्हाट का रिप्लाई भी आ जाएगा थिंग्स, इसके साथ टू नहीं लगाया जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। वापस आते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। यहां पर वही गलती की हुई है, डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आना ही नहीं था, इसके बाद सीधे वो पर्सन लिखे जाने थे जो कि जिससे कि कही गई बात है ना, होम का रिप्लाई लिखा जाना था। ये हो गई एक नाउन फ्रेज, स्टूडेंट्स नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल डिटर्मिनर। अब डैट कंजंक्शन लगाया हमने क्योंकि हम दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, और डैट कंजंक्शन लगाया जाता है किसी रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कोई रिपोर्टेड स्पीच है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट क्लोज में जब ये डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा तब ये इन्वर्टेड कोमा में रही होगी ये पूरी की पूरी क्लोज। अब जब हमने उसे इनडायरेक्ट किया तो ये रिपोर्टेड क्लोज को लिखने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए डैट कंजंक्शन को लगाया जाता है। चूंकि दो क्लोज थी और हमें इस क्लोज को इस सेंटेंस का हिस्सा बनाना था तो हमें डैट कंजंक्शन लगाना पड़ा। आगे सेंटेंस लिखा हुआ है, दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं, कोई स्कोप नहीं। मस्ट लगा है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, सजेशन प्लस ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। सजेशन तो दे रहा है लेकिन ओब्लाइज करते हुए सजेशन दे रहा है। दे मस्ट अटेंड स्कूल, अटेंड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए इस मीनिंग में एक्शन नेचर की वर्ब है, सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म। अटेंड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इस मीनिंग में एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है तो कैसा एक्शन है, ट्रांजिटिव नेचर की भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव नेचर का भी हो सकता है। अटेंड, बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे तो लिखते थे ना, सर आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो अटेंड स्कूल, अटेंड द इंटरव्यू, अटेंड द क्लास, यानी कि टू बी प्रेजेंट समवेयर के मीनिंग में ये ट्रांजिटिव हो जाती है। इसके बाद सीधे वो चीज़ लिखी जाती है जिसको अटेंड करना है, यानी कि स्कूल नाउन हो गया, अटेंड हो गई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब।
इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे को, यू मस्ट अटेंड टू योर सिक मदर। अब यहाँ पे अटेंड का मतलब टू बी प्रेजेंट रहना नहीं है, कहीं पर उपस्थित रहना नहीं है या कहीं पर पार्टिसिपेट करना नहीं है। यहाँ पर अटेंड का मतलब है टू पार्टिसिपेट इन स्कूल या टू बी प्रेजेंट इन स्कूल। यहाँ पर अटेंड का मतलब पार्टिसिपेट करना या टू बी प्रेजेंट रहना नहीं है, प्रेजेंट रहना नहीं है। यहाँ पर अटेंड का मतलब है टू सर्व। यहाँ पर अटेंड का मतलब है टू सर्व, सेवा करना। तो यू मस्ट अटेंड टू योर सिक मदर। यहाँ पर अटेंड इंट्रांजिटिवली यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ आपके सेंटेंस में ट्रांजिटिवली यूज होनी चाहिए और हो भी रही है, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। रेगुलरली हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए। ठीक है, देखिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताते हैं। तो एक इसमें यहाँ पर गलती थी, वो हमने सही कर दी। ये हो गया आपका 164 सेंटेंस। 165 पर बात कर लेते हैं। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। ठीक है, मॉडर्न एडजेक्टिव है क्योंकि इस नाउन के लिए यूज हुआ है। देखिए मॉडर्न की कुंडली में नहीं लिखा कि इसको एडजेक्टिव होना है। मैंने कैसे देख के बताया, मैंने कैसे कह दिया कि मॉडर्न एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने उसका फंक्शन नोटिस किया। मैंने देखा कि ये जो मॉडर्न वर्ड है इस यूथ को, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। यूथ नाउन भी हो सकता है, यूथ एडजेक्टिव भी बन सकता है किसी दूसरे कंटेक्स्ट में, किसी दूसरे सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और मॉडर्न चूंकि एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले किसी भी वर्ड, फ्रेज या क्लोज को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो मैंने इसका पहले फंक्शन देखा, इस फंक्शन के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि इसको एडजेक्टिव कहा जाना चाहिए, इसको एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाना चाहिए। देखिए किसी भी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि वो नाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा या इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। किसी भी वर्ड का फंक्शन, किसी भी फ्रेज या किसी भी क्लोज का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना है। कोई अगर आपसे कहे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, डिफाइन पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप उससे कहना पार्ट ऑफ स्पीच वो कैटेगरी है या वो कैटेगरीज का नाम है जिन कैटेगरीज में या जिस कैटेगरीज में किसी भी वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को उसके फंक्शन के आधार पर रखा या कहा जा सकता है। ठीक है, कैटेगरी इसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, और फंक्शन हमें देखते हैं वर्ड का, फिर हम कहते हैं कि ये इस पार्ट ऑफ स्पीच में है। मैंने इसका फंक्शन देखा और देख कर बताया कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इसको एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ये हो गई देखिए नाउन फ्रेज। एक सवाल और मैं यहाँ पर पूछा करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि मैं ये जो मॉडर्न यूथ आपके सामने लिखा हुआ है इसको नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहा हूँ, जबकि इसमें तो एक वर्ड नाउन है, एक वर्ड एडजेक्टिव है। मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह रहा? भाई फ्रेज कही जानी चाहिए क्योंकि दो शब्दों का समूह है, एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, तो ऐसे ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे हुए शब्दों के समूह को फ्रेज ही कहा जाता है। तो फ्रेज कही जानी चाहिए, वो बात सही है, लेकिन मैं इसको नाउन फ्रेज ही को कह रहा हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह रहा? वो इसलिए क्योंकि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये तो नाउन के लिए आया है। इस फ्रेज का जो मुख्य शब्द है, जो मेन वर्ड है, वो तो नाउन ही है। एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आया है, नाउन किसी और के लिए नहीं आया, नाउन एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है। तो इस फ्रेज का मुख्य वर्ड है नाउन, तो जो मुख्य वर्ड रहेगा उसी के फंक्शन के आधार पर पूरी फ्रेज का फंक्शन रहेगा। जो पूरी फ्रेज का फंक्शन नाउन का रहेगा तो उसको नाउन फ्रेज कहा जाना चाहिए। अब आपको पता है कि जो नाउन फ्रेज है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसे तब कहा जा सकता था जब यहां इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होगी। ऑब्जेक्ट इसे तब कहा जा सकता है जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती। ना ट्रांजिटिव वर्ब है, ना प्रीपोजिशन है, ना लिंकिंग वर्ब है, तो ना इसको ऑब्जेक्ट कहा जा सकता, ना कॉम्प्लीमेंट कहा जा सकता। अब तो ये निश्चित तौर पर सब्जेक्ट ही है। अब देखिए आगे लिखा है यहां पर पे। पेस क्यों नहीं लिखा? जबकि यहां पर यूथ में तो कोई एस लगा नहीं है। एक्चुअली में जो यूथ है ये कलेक्टिवली सभी
यंगर्स को या सभी यंग पर्सन्स को रिफ़र कर रहा है। तो ये तो खुद प्लूरल हो गया। ये अगर प्लूरल हो गया तो यहाँ पर पे लिखा जाना चाहिए, पेज नहीं लिखा जाना चाहिए। और पे हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी ये एक्शन नेचर की वर्ब है और एक्शन में भी ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि इसके बाद लिखा जाता है इसका ऑब्जेक्ट, और ये लिखा तो है इसका ऑब्जेक्ट। अटेंशन हो गया नाउन और मोर हो गया एडजेक्टिव इस अटेंशन के लिए। ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है ये बन गई इस पे का ऑब्जेक्ट। टू आगे प्रीपोजिशन आ गया। अब देखिए प्रीपोजिशन अगर यहां पर लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो एक वर्ब लिखी हुई है। एक्चुअली में अगर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट या तो कोई नॉन प्रोनाउन लिखा हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी हो तो उस वर्ब को नाउन बना दिया जाता है। और वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है कि उसको जिरेंड बना दो, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो। भैया वर्ब अगर लिखी है प्रीपोजिशन के बाद, देखो यहां पर प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन को बात चाहिए उसको अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए जिरेंड बना दिया जाता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दी जाती है। तो उसने वही बना रखा है, मतलब यहां पर सही है। अब देखिए ये जिरेंड जो है होते तो नाउन ही है, नाउन के फंक्शन में होते हैं, लेकिन ये बेसिक रूप से वर्ब ही होती हैं। इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जिरेंड हो, पार्टिसिपल हो, इन्फिनिटिव हो, बेयर इन्फिनिटिव हो, इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब्स कहा जाता है इनको। ये मूल रूप से होती तो वर्ब ही हैं, और जब वर्ब होती है तो वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक को, वर्ब की प्रॉपर्टीज को कैरी करके चलेंगी, उसको छोड़ थोड़ी देंगी। जिरेंड नाउन के फंक्शन में आ गया, लेकिन मूल रूप से वो अभी भी एक वर्ब ही है। अब चूंकि वर्ब है तो वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक को, प्रॉपर्टीज को कैरी करके चलती है, उसको छोड़ती नहीं है। और वर्ब है तो अब हमें देखना चाहिए कि लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर की वर्ब है, फिजिकल एक्शन है। एक्शन में भी कैसी है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, वो लिखा है इसके बाद फिल्म्स। ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई हो सकते हैं, सी व्हाट, सीइंग व्हाट, सीइंग व्हाट, व्हाट की जगह क्या लिखा है, फिल्म्स। तो ये व्हाट का रिप्लाई तो है, यानी कि ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये देखिए दायन जो है इसको लगाया गया है यहां पर प्रीपोजिशन की तरह। मैं आपको बता देता हूं देन के बारे में थोड़ा सा। यहां पर देन एक्चुअली में प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। यहां पर वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, ये हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहले मैं यहां पर देन लिख देता हूं कि देन प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज टॉलर देन हर फादर। ये फादर क्या, हर फादर क्या है, एक नाउन फ्रेज है। तो यहां पर जो देन है इसको तो प्रीपोजिशन ही कंसीडर करना पड़ेगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज लिखी है, और ये नाउन फ्रेज हो गई ऑब्जेक्ट। हाँ, देन का मीनिंग अभी भी वही है, कंपैरिजन में यूज होता है। ठीक है, तो सी का कंपैरिजन किया जा रहा है हर फादर से, किस एट्रीब्यूट में, इस एट्रीब्यूट में, ये एडजेक्टिव हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। तो देन के बाद हर फादर एक नाउन फ्रेज लिखी है तो उसको प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता था, सी इज टॉलर देन आई एम, या हर फादर इज, ऐसे भी लिख सकता था। अब तो ये कि पूरी की पूरी क्लोज लिखी है, अगर ये क्लोज लिखी है तो
देन को अब कंजंक्शन कंसीडर किया जाना चाहिए। हाँ, दोबारा टॉलर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉलर आपने यहां पर लिख दिया। एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है, सी लव्स मी मोर देन यू डू। अब ये जो यू डू है ये एक क्लोज लिखी है, ये एक क्लोज लिखी है, देन अभी भी यूज कंपेरेटिव सेंस में हो रहा है लेकिन अब इसको कंजंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे लिख सकता हूं मैं एक सेंटेंस, दे स्पीक्स रादर देन एक्ट। यहां पर भी देन को आप कंजंक्शन ही मानोगे क्योंकि एक्ट है वर्ब। अगर आप इसको देन को यहां पर प्रीपोजिशन कंसीडर कर लेते तो प्रीपोजिशन के बाद तो आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी है तो उसको नाउन बनाओ, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसको जीरेंड बनाया जाता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दी जाती है। तो एक्ट की जगह एक्टिंग नहीं हो जाता। तो यहां पर भी देन को आप प्रीपोजिशन ना मान के कंजंक्शन ही मानोगे जो कि जोड़ रही है दो वर्ब्स को, स्पीक्स और एक्ट को। ठीक है, वापस आते हैं सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में देखकर बता सकते हैं कि देन यहां पर प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है कंजंक्शन की तरह। वो देखना पड़ेगा कि देन किन दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहा है। देखिए यहां पर देन यूज हुआ है कंपेयर करने के लिए टू सीइंग में और टू रीड में। अब ये जो टू है ये तो प्रीपोजिशन है, यानी कि अब देन यूज हुआ है इस सीइंग में और रीड में कंपेयर करने के लिए, इन दो एक्टिविटी में कंपेयर करने के लिए। और सीइंग है चूंकि नाउन, जीरेंड तो नाउन ही बन गया था ना हमारा, तो इसे भी नाउन ही होना चाहिए, इसको भी नाउन ही होना चाहिए, यानी कि ये जो टू रीड यहां पर लगा रखा है इसको हो जाना चाहिए यहां पर रीडिंग, और चूंकि ये रीडिंग हो गया यानी कि ये नाउन हो गया, तो देन हो गया यहां पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया रीडिंग जो कि जीरेंड है। देखिए टू प्रीपोजिशन तो कॉमन हो गया, सीइंग और रीडिंग को जोड़ दिया देन ने। ठीक है, इस तरह से ये यूज हो रहा है। ये हो गए आपके 165 सेंटेंसेस। यहीं पर गलती थी, टू रीड का आपको टू रीडिंग करना पड़ेगा। देखिए आज के सेशन में जो है इतना ही। अगले सेशन में हम अगले सेंटेंसेस पर बात करेंगे, और आपको अगर किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।